अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आज हम एक दफ़ा फिर से बात करेंगे यूनान कश्ती सानहे की। कल पूरे मुल्क में उनके जो लोग पाकिस्तानी जो हैं इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं, इजहार ताज़ियत करने के लिए और इस हवाले से जितना बड़ा ये सानहा हुआ है, योम सोग का ऐलान किया गया, योम सोग मनाया गया और कौमी परचम सर निगू रहा। उसके अलावा ये जो इंसानी स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ भरपूर एक्शन भी लिया गया। अब तक की जो इतलात हैं, जो अब तक फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए हैं, उनके मुताबिक 500 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनमें सिर्फ जो बाजियाब हुए यानी कि जो बचे हैं, जिनकी जान बची है, वो सिर्फ 12 पाकिस्तानी हैं। उसके अलावा बेशतर लोग जो हैं वो अभी तक ताहाल लापता हैं या कुछ की डेड बॉडीज़ मिली हैं। 104 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनको बचाया जा चुका है। तो सानहा इतना बड़ा है, दुख इतना बड़ा है। कल जो है पूरे मुल्क में एक सोग की फ़ज़ा थी। ये वो नौजवान थे जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए किसी ने बाहर जाने के लिए जेवर बेचे, किसी ने ज़मीनें बेचीं, किसी ने अपने जो रिश्तेदार थे उनसे कर्ज़ पकड़े, और इस तरह ये लोग अपने सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर दूसरा बंदा बेरोज़गार है, यहाँ के मौशी हालात हम सब जानते हैं, तो इनका बाहर जाने का मकसद ये था कि शायद बाहर जाकर कुछ बिगड़ी सवरेगी, कुछ माँ बाप का हाथ बटाएंगे, लेकिन बिगड़ी तो नहीं सवरी, उल्टा बेचारे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो ये ऐसा अलमिया है, पूरा मुल्क कल से अब तक सोग की फ़ज़ा में है। बिल्कुल इसी तरह से है, और मुझे लगता है कि अभी भी अगर क्रैकडाउन मज़ीद सख्त ना किया गया तो फिर मज़ीद हमें जो है इस तरह की लाशों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये सारा तरीक़ाकार होता किस तरह से था, उस पर थोड़ा सा हम आपको बताते चलें कि पहले ईरानी रास्ते से, बॉर्डर के ज़रिए, ज़मीनी रास्ते से लोगों को यूरोप के सुहाने ख्वाब दिखाए जाते थे और वहाँ पर लेकर जाया जाता था। लेकिन फिर हुआ ये कि ज़मीनी रास्ते से ईरानी बॉर्डर पर नकलो हरकत बिल्कुल ख़त्म हो गई, जब वहाँ पर डिपोर्ट करने की बजाय शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया और वापस पाकिस्तान में जब लाशें आने लग गई तो उसके बाद जो ज़मीनी रास्ता था उसका बॉयकॉट कर दिया और तमाम एजेंट्स ने जो समंदरी रास्ता है उसको प्रेफर किया है। और समंदरी रास्ते में इस तरह से होने लगा कि यहाँ से 2 एजेंट के ज़रिए काम किया जाता था। पहला एजेंट वो तमाम लोग जो कि डंकी लगा के यूरोप जाना चाहते थे, या जैसे ये लोग इटली जा रहे थे, तो था कुछ इस तरह से कि पहले इनका वीज़ा लगा के उन्हें दुबई लेकर जाया जाता था और उसके बाद दुबई से उन्हें लिबिया लेकर जाया जाता था और वहाँ से आगे फिर जाकर उनके लिए जो दूसरा एजेंट होता था उसका काम होता था लिबिया से उन्हें इटली लेकर जाना। अच्छा, समुद्री रास्ते से ले जाने की एक और अहम वजह थी क्योंकि ये FIA के उसकी दायरे इख्तियार में नहीं आता है, और तो जो अहलकार होते हैं सबमरीन्स के या वहाँ पर बहरिया के अहलकार होते हैं, उनसे जो भी बोट जा रही होती है वहाँ पर उनसे उनकी कमीशन उनको दी जाती है और उस कमीशन के बाद वो समुद्री रास्ते उन्हें रोकते नहीं। जब हमारी बात हुई एक एजेंट से तो उसने बताया कि ये बड़ा महफूज रास्ता है। सिर्फ एजेंट जो होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, ये लालच ये करते हैं कि अगर एक कश्ती में, जिस तरह इस कश्ती में हुआ, 350 अफराद के बैठने की जगह हैं, तो ये लालच के अंदर इतने लोगों से पैसा पकड़ते हैं, 700 अफराद होते हैं। इस वजह से ये जो सानहा पेश आया है उसकी भी एक बड़ी वजह ये है। तो ये सिर्फ जो लालच है, अपने चंद रुपए की लालच से इन लोगों की इस इतने बड़े जुर्म की वजह से, इतनी बड़ी इन लोगों की इनकी गलती की वजह से, गलती तो नहीं कि लोगों की सिर्फ लालच और उसकी वजह से कितने लोग, कितने नौजवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अच्छा, कल के वाक़े के ऊपर, इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं। या यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। हमें एक मुतहिद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। जिन लोगों के बच्चे वहां पे डूब गए हैं समुद्र में, रोजी की तलाश में यहाँ निकले, लोगों की मजबूरियां हैं, यहाँ पे रोजगार के मौके ना होने की वजह से कोई 22 लाख। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू आपने सुनी है और नाखुशगवार वाक़े पे पूरी कौम अफसरदा है, लेकिन ज़रूरी ये है
कि ये सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जिन रास्तों को इस्तेमाल किया जा रहा है उन गवर्नमेंट्स पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। जिस तरह ईरान ने बॉर्डर क्रॉसिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया है तो वहाँ पर भी जो ऐसे लालची लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए ताकि इस तरह का वाक़या पेश ना आए। 2 से 3 रोज़ हो चुके हैं। अब जो उनके प्यारे हैं, जिनके बच्चे तो अपनी जानों से तो हाथ धो बैठे हैं, अब उन सबके प्यारों की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, उनकी एक ही फरियाद है कि उनके जो बच्चे हैं उनकी मैयतों को पाकिस्तान लाया जाए। अब यूनानी हुकूमत इस हवाले से क्या काम कर रही है, पाकिस्तान की काविशें क्या हैं, वहाँ पर इस वक्त हालात कैसे हैं यूनान में इस हवाले से, और कितनी डेड बॉडीज़, कितनी लाशें जो हैं वो मिल चुकी हैं, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए यूनान से हमारे सहाफ़ी मिर्ज़ा जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा जावेद साहब आपके वक्त का। मिर्ज़ा साहब, यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो एक सोग का समा है, एक मातम का समा है। हमने यूनान में भी देखा कि बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे किए सानहे पर। वहाँ का माहौल कैसा है? और सर ये बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है डेड बॉडीज़ के हवाले से, कितनों की शनाख्त हो चुकी है, कहाँ तक ये तमाम तर मराहिल पहुँचे हैं? जो जाने की बात की, यहाँ की जो फिजा है वो मार है। इस जगह पे भी हम पाकिस्तानी जाते हैं, सबसे पहले यही हमारे साथ इज़हार ताज़ीयत किया जाता है। और तो जब ये हादसा हुआ है तो फौरी तौर पर सफारतखाना पाकिस्तान जो है वो मुतहरक हो गया था और उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी थी। और मेरा ख्याल सबसे पहले जो भी किसी भी मुल्क के वहाँ पे पहुंचे हैं सफारतखाने, उसमें सबसे पहले पाकिस्तानी और हमारे यहाँ के एक अली शेर ब्यूरो टीवी के हैं वो पहुंचे थे और 4 आदमी को जिंदा बचा लिया। और 78 जो है वो 79 जो है वो डेड बॉडीज मिली हैं। उसके अलावा अभी तक कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली। अच्छा, ये बताइएगा कि यूनानी मीडिया इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है और जो वहाँ पर मौजूद हैं क्या वो अपने रिश्तेदारों की शनाख्त के लिए, वो तमाम लोग जो कि 12 लोग बच गए हैं, क्या अब उनकी शनाख्त के लिए उनको ले जाया जा रहा है? इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी उनके साथ मुकम्मल ताउन कर रही है? पाकिस्तान मुकम्मल राब्ते में है, चूँकि उनको लेके शहर के करीब एक कैंप है, मालाका सा कैंप, वहाँ ले आए हैं और सफारतखाना मुकम्मल उनके साथ राब्ते में है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने कहा कि 78 लाशों की शनाख्त हो चुकी है, तो इनमें पाकिस्तानी कितने अफराद हैं जिनकी शनाख्त हुई है, और एम्बेसी का क्या कहना है, कब तक पाकिस्तान मुंतकली का अमल शुरू होगा? जो शनाख्त के काबिल डेड बॉडीज नहीं है उनके ये होगा कि DNA उनका होगा, उसके बाद वो पता मालूम होगा। ठीक है सर, पाकिस्तानी सिफारत खाने से आपकी कोई बात हुई हो, उनका क्या कहना है कि किस तरह से और कब तक इन जो पाकिस्तानी है जिनकी शनाख्त हो चुकी होगी उनको पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा लाशों को? गुज़श्ता रोज कल 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सफारतखाना पाकिस्तान में, मैं भी वहीं मौजूद था पूरी साथी बरादरी के साथ। सफारतखाना पाकिस्तान ने ऐलान किया कि जितनी भी डेड बॉडीज जो हैं वो मिलेंगी उनके अखराजात तमाम पाकिस्तान गवर्नमेंट और सफारतखाना पाकिस्तान में। अच्छा, और यूनानी गवर्नमेंट ने जो रियल कल्प्रिट्स हैं, क्या वहाँ पर कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जो भी वहाँ पर लोग मुलविस थे इस सब में? मैं कि 7 आदमी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं जिनका तल्लक मिस्र और उस इलाके से, वो मुल्कों से। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अभी इससे पहले भी कोई वाकया यूनान में इस तरह से कोई हुआ हो और इन ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया हो, इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? पहले इतना बड़ा वाकया मुझे 25 साल हो गए हैं ग्रीस में, 25 सालों में इतना बड़ा वाकया हमने नहीं सुना कि, लेकिन जो भी वाकयात होते हैं उसमें लोग गिरफ्तार भी होते हैं लेकिन वो रिलीज हो जाते हैं, मालूम ये नहीं क्यों। अच्छा मिर्ज़ा साहब बताइएगा, यहाँ पर तो हमारे पास मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, यूनानी मीडिया क्या कहता है, इस हादसे की बुनियादी वजह क्या थी, ये हादसा पेश कैसे आया और क्यों आया? वो छोटा बहरी जहाज है जिसमें उसकी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा लोगों को लोड किया गया है। और दूसरा ये इस तरह रेस्क्यू जो फेलियर यहाँ पे भी पाया जाता है, जो मीडिया भी बता रही है कि फेलियर है, कि रेस्क्यू उस तरह नहीं किया गया जैसे करना चाहिए था।
अच्छा, ये भी इतलात हैं कि कोस्ट गार्ड की गलती की वजह से भी ये हादसा पेश आया है। अगर वो बर वक्त वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते तो उनको बचाया जा सकता था, क्योंकि हमने देखा ऊपर हेलीकॉप्टर भी मूव करता हुआ नजर आया, फिर बहरी जहाज़ भी पास से गुजरा। तो इस तरह की भी कोई शनीद है, कुछ खबरें हैं वहाँ पर? बिल्कुल, वो कल सफारतखाना पाकिस्तान में भी यही बात हुई है कि वो जो चीज़ें सेफ्टी के लिए उनको फौरी तौर पर चारों तरफ हेलीकॉप्टर भी था और शिप भी थे, लेकिन वो उस तरह सिक्योर नहीं किया गया जिस तरह पहले किया जाता था। एक्टिव नहीं थे, और यही तो मसला है कि वहाँ पर रेस्क्यू का अमल भी स्लो है। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा और कौन सी एम्बेसीज इन्वॉल्व हैं और किन किन ममालिक के अफराद हैं? ज़्यादातर जो है वो मिस्र के हैं और सीरिया के हैं और कुछ चंद फ़लस्तीन के हैं। ठीक, फ़लस्तीन मिर्ज़ा साहब के- ये बताएं कि यूनान से अब जब से ये ईरान पर ये जो सख्ती शुरू हुई तो उसके बाद यूनान से ही स्मगलिंग का अमल बहुत देर से चल रहा है। तो यूनानी गवर्नमेंट ने इस हवाले से वहाँ के उनके कवानीन क्या कहते हैं कि वहाँ पे इस हवाले से कोई SOPs नहीं है, कोई सख्ती नहीं है कानून में कि किस तरह आखिर समुद्री रास्ते से जो तारकीन वतन है उनको गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर ले जाया जाता है? तो इतना आसान है क्या? इस हवाले से वहाँ पे कवानीन मौजूद नहीं है? हर जगह पे मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद हैं, और यहाँ के कई वो जो इस काम में मुलव्वस हैं स्मगलिंग के, वो बहुत ज़्यादा लोग जेलों में हैं और उनको बड़ी बड़ी सजाएं मिली हुई हैं। 20-20, 30-30 साल काट रहे हैं लोग, लेकिन वो पैसे के लालच में आके, आपको पता है हमारे लोग जो हैं वो पीछे नहीं हटते। तो अभी जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जिन पाकिस्तानियों को बचा लिया गया है, यूनानी गवर्नमेंट उनके हवाले से क्या फैसला करेगी? या उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या यहाँ पर उन्हें अरेस्ट करके सज़ा मिलेगी? वो कैंप में है, यहाँ हमारे नज़दीक ही एक एथेंस के नज़दीक ही एक कैंप है, वहाँ पे हैं। मे भी इनको असाइलम मिल जाए और वो असाइलम मिल जाएगा। अच्छा, असाइलम उनको मिल सकता है? जी जी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, तो पाकिस्तानी सिफारत खाना किस तरह काम कर रहा है? वहाँ पर लोग मुतमईन हैं जो वहाँ के लोग हैं, और ईरानी जो ये जो ग्रीस की, जो यूनान की जो गवर्नमेंट है, वो इस तमाम तर मामले को किस तरह देख रही है? वो भी भरपूर ताउन कर रही है इस हवाले से पाकिस्तान के साथ? ये वो मुकम्मल मुताबिक है, और हमने इससे पहले इस तरह सफारतखाने को नहीं देखा था। तो जो सुबह सुबह सबसे पहले जो ही मालूम हुआ है इनको, और वो अपनी टीम सफीउल्लाह जोफियो साहब समेत टीम जो है वो सुबह सुबह लेकिन मिर्ज़ा साहब, गई इस थी। कोई हतमी तारीख, कोई वक्त नहीं बताया, क्योंकि 2 से 3 रोज़ तो गुजर चुके हैं इस हादसे को हुए। कब तक इन मैयतों को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा शनाख्त के अमल के बाद? कोई डेट दी गई है इस बारे? शनाख्त के अमल के बाद 4-5 दिन में वो DNA टेस्ट होने के बाद, जब DNA टेस्ट होगा उसके बाद इनको पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा, और उस तमाम अखराजात सफारतखाना पाकिस्तान ही देगा। अच्छा, ये अच्छी बात है कि तमाम अखराजात सफारतखाना पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा। मिर्ज़ा साहब, ये भी कंफर्म कर दें कि यूनानी गवर्नमेंट जिम्मेदार किसको ठहरा रही है इस पूरे वाक़े पर? अभी तो चह में गोलियां हो रही हैं, और जो मीडिया है वो कोस्ट गार्ड को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए जो हमारे लोग पाकिस्तानी इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, जिनको ये भी पता था कि इसमें इतनी ना गुंजाइश है, ये खस्ता हाल शिप है, तो इसमें 750 लोग आए हैं, तो ये भी लोग जिम्मेदार हैं। यकीनन गफलत तो है, और इसके और बहुत बड़ी गफलत है। गफलत नहीं है बल्कि ये गुनाह है बहुत बड़ा, और ब्लंडर है जिसके बाइस इतनी जानों का ज़िया हुआ है। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपको इसके बाद भी हम जहमत देते रहेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन हम लेते रहेंगे। लेकिन देखें ना कि कितना बड़ा ये इंसमिया है कि आप लोग चंद रुपए की इवज़, चंद पैसों के इवज़ 300 साढ़े 300 की गुंजाइश की कश्ती थी, और उसके बाद 700 साढ़े 700 लोग वहाँ पर मौजूद थे। इन अभी तक सवाल यही है, क्या ये जो गैर कानूनी स्मगलिंग की जाती है इंसानों की, इस माफिया को नकेल आखिर कब डाली जाएगी? अल्टीमेटली सवाल तो यही है, क्योंकि इससे पहले भी वाक़यात होते रहे हैं। जब कोई वाक़या हो जाता है, जब कोई सानहा हो जाता है, तब हम हरकत में आते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं, नोटिस लिए जाते हैं, लेकिन
उसके बाद फिर वही सुस्त रवि का अमल है, वही लोग दोबारा से रिहा होकर बाहर आ जाते हैं, यही मकरू धंधा जारी रहता है। असल चीज़ तो ये है कि इनका कला कमा किया जाए और इसके लिए सख्ती से इन सज़ाओं पर अमल दरामद की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर सख्ती से अमल दरामद सज़ाओं की तब होगी कि पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर ये सब चीज़ें हुई हैं। यहाँ से तो लीगल वे में वो दुबई का वीज़ा लगवा के या लिबिया का वीज़ा लगा के उन लोगों को लीगल वे से पाकिस्तान से निकाला गया है। आगे जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो है जहाँ पर इनको इलीगली यूरोप के अंदर एंटर किया जाता है। जो एजेंट्स हैं, ये माफिया होता तो यहीं पर मौजूद है। इस बारे में मजीद भी इस पर बात करेंगे। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। यूनान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, पूरी कौम को तो इस पर सफ़े मातम कर भी रही है, करना भी चाहिए है, लेकिन इसी कौम के अंदर जो काली भेड़ें जो कि फ़ी बंदे के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए लिया है, हमारी आवाम के अंदर इतना शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि शायद अगर वो लीगल वे में ये सब कुछ करते, लीगल वे में जाते तो इतने पैसे नहीं लगते। कोई भी एक ऑथेंटिक ट्रैवल एजेंट इतने पैसे नहीं लेता है, और जो डंकी लगाकर इस तरह आपको लेकर जाता है उसकी गारंटी नहीं होती। वो लालची लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमने जो एजेंट को जो समंदर पार कराने के लिए देने हैं, जो हमने एक मुकमका किसी के साथ किया हुआ है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार ले जाएं ताकि हमारी लालच, हमारा पेट भर जाए, हम ज़्यादा लोगों को करा दें, चाहे वो कश्ती वो इतनी स्टेबल है या नहीं है, लेकिन हमारे पास तो फ़ी बंदा 25 लाख रुपए आ रहा है ना। अच्छा, एक तो ये लोग जो बेचारे गरीब घरानों से ताल्लुक़ होता है, जो डंकी लगा कर जाते हैं, ज़मीनें बेचकर पता नहीं किस तरह से घर गिरवी रखकर जेवर बेचकर ये लोग पैसे लेते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट देते हैं और उसके बाद अपनी जान को ख़तरों में डालते हैं। बेशुमार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। इसके हवाले से भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस तमाम तर सिनेरियो में FIA का बहुत अहम किरदार बनता है और FIA के किरदार के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि आखिर FIA की नाक तले ये सब कुछ होता रहा है, तो FIA कहाँ पर मौजूद है। तो इसी पर बात करने के लिए साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बशीर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि FIA क्या करती है? आखिर पाकिस्तान में जो मुलविस हैं, ये एजेंट्स जो गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई सर क्यों नहीं की जाती? तो मैं ये नहीं समझता कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई बिल्कुल होती है। कानून भी मौजूद है उसमें, और जाहिर है कानून मौजूद है तो कार्रवाई होती होगी। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। उस पे आप सवालिया निशान उठा सकते हैं, और फिर उनको कोर्टों में शायद अच्छी तरह परसू नहीं किया जाता, इसलिए ये लोग शायद सजा नहीं मिल पाती उनको, या वो वादा नहीं करते अपने काम से, और उनका शायद दूसरे उनके जो कानूनी इक़दाम हैं उनके खिलाफ होने चाहिए, वो शायद नहीं होती। लेकिन ये कहना कि नहीं होती, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये डायरेक्टर जनरल साहब जो FIA के हैं, वो इस बेहतर पोजीशन में जो बता सकते हैं कि किस हद तक कार्रवाई हुई है, साल के अंदर कितनी की है, कितनी नहीं की, तो शायद इस पोजीशन में होंगे कि वो बता सकें आपको। तो मेरे पास चूँकि फिगर तो सरदस्त मौजूद नहीं है, और मैं इस डिपार्टमेंट से गए वो मुझे 3.5 साल 4 साल का अर्सा हो चुका है, तो इसीलिए मैं आपसे यही मेरी अर्ज होगी कि इसके लिए अगर बाकी फिगर गेम में पढ़ना है तो वो आपको। बट सर, व्हाट डू यू थिंक रियल कल्प्रिट्स कौन है जो कि ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कि इलीगली लोगों को बाहर लेकर जा रहे हैं, या फिर वो तमाम लोग हैं जो कि ये तरीका इस्तेमाल करते हैं डंकी लगाने का? बेटा, ये जो अभी जो पकड़े जा रहे हैं, तो आप देखिए कि इजिप्ट का एक बंदा पकड़ा गया। इसकी ये इंटरनेशनल रैकेट है, ह्यूमन स्मगलिंग का ये इंटरनेशनल रैकेट है जिसके साथ ये मुंसलिक होते हैं। अब जिस तरह किसी ने बाय रोड जाना हो, वो यहाँ से जाएगा पंजाब से या सिंध से, वो जाएगा बलूचिस्तान से वो जाकर के ईरान का बॉर्डर क्रॉस करेगा, और फिर ईरान के बॉर्डर क्रॉस करके वो चले जाएगा यूरोप, मतलब वहीं से ग्रीस चला जाएगा, ग्रीस से फिर वो टर्की आ जाएगा, टर्की से वो सेंट्रल यूरोप चला जाएगा, या कहीं और ही रास्ते में यूनान में ही हो सकता है सेटल होने की कोशिश करें, या तो इसी तरह वो कश्ती के थ्रू ये चले जाएगा, जाकर किसी न किसी पोर्ट पे जाकर लैंड करेगा। तो ये इसमें तो पूरे का पूरा एक ही बंदा है ना, जो उसको यहाँ से बुक किया किसी ने, उसको जाकर के पहुँचाया पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, फिर उधर से ईरानियन किसी ने लिया होगा,
और आगे से किसी और ने लिया होगा। तो पता ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल रैकेट है। और जाहिर है आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो इजिप्शियन हैं, कुछ उसमें सीरियन भी हैं जो वहाँ पे गए। ये सारे के सारे गरीब ममालिक के लोग जो है वो ह्यूमन स्मगलर, वो विक्टिम बनते हैं ह्यूमन स्मगलिंग का, और स्मगल होते हैं। और ये मैन पावर की जाहिर है इसमें ओवरऑल एक लॉ इन्फोर्समेंट का तो है इसमें ताल्लुक, ये पहलू लॉ इन्फोर्समेंट का तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। लॉ इन्फोर्समेंट कोई इतनी ज्यादा कुछ सख्त नहीं है, लेकिन असल प्रॉब्लम वही आ जाती है कि ये दिस इज मोर ऑफ अ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इशू। यस एब्सोल्युटली, इकोनॉमिक इशू है ना बेटा, कि कोई जाना चाह रहा है वहां से और जाकर के अपने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में वो जाकर के मजदूरी भी वहां पे करना चाहता है, यूरोप में या अमेरिका में या कहीं भी। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि आप तो DGFIA भी रहे हैं, आपके टाइम में भी इस तरह के वाक़यात तो होते रहे होंगे रिपोर्ट। सर ये बताएं कि ये जो नौजवान जो हैं जो अपना सब कुछ बेच बाच कर यहाँ से बाहर जाते हैं, एजेंट्स उनको आपको क्या लगता है वरगलाते हैं, ये सादा होते हैं, या फिर उनको ऐसे सबस बाग दिखाए जाते हैं कि वो उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी चोपड़ी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं कि सबस बाग दिखा के? एक्चुअल है क्या ये नौजवान बिल्कुल सादा होते हैं, पता होता है, लेकिन कुछ लालच, कुछ बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब इनको ये सब करने पर मजबूर करते हैं? बेटा मेरे ख्याल में कोई ये हर बंदा वो ये समझता है कि मेरे साथ नहीं होगा ये, और उसके पास मिसालें भी मौजूद होती हैं अपने ही गली में, अपने ही पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो 5 साल 8 साल पहले गए थे और उनके हालात जिंदगी चेंज हो गए। यस, तो इसीलिए शायद उसी लालच में आकर के माँ बाप खुद पैसे देते हैं, माँ बाप खुद पैसे देते हैं। और बड़ी बदनसीबी है हमारी कि चूंकि माँ बाप खुद पैसे देते हैं, बहनें खुद अपने जेवर उतार की देती है, वो खुद बेचती है और अपनी प्रॉपर्टी को खुद रहन रखवाते हैं, और फिर अगर पहुंच गया तो जाहिर है वो 6 महीने में वो सारे का सारा कर्जा उतार देता है। अगर नहीं पहुंचा तो फिर अल्लाह माफ करे यही होता है कि वो शहीद हो जाता है रास्ते में, या कोई ना कोई उसके साथ कोई 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 ऐसी कार्रवाई हो जाती है कि कोई मुल्क के कवानीन के मुताबिक होती है और फिर वो उसी को भुगतता रहता है बेचारा। बट सर ये देखें, ये फेलियर तो है हमारी गवर्नमेंट का भी, यूनानी गवर्नमेंट का भी, और जो भी तरीका है, यहाँ तक कि जब इटली के अंदर वो एंटर होंगे तो इटली की गवर्नमेंट का भी ये फेलियर है। तो ये तमाम हुकूमतें आखिर नाकाम क्यों हैं? अभी तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ख़त्म क्यों नहीं किया गया? नाकामी अब तब आप कह सकते हैं ना जब मतलब हमें मेरे पास चूंकि फिगर्स नहीं है तो मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि कितनी एक नाकाम हुई या कितनी कामयाब हुई। और फिगर्स होंगे तो मैं कामयाबी या नाकामी की बात कर सकता हूँ ना, फिगर्स मेरे पास नहीं। मैं समझता हूँ ये मौजूदा DGFIA साहब बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छे अफसर है, और मैं समझता हूँ उन्होंने काफी एक्शन लिया होगा। लेकिन वही बात है कि वॉलंटियर है ना, वो तो खुद जा रहा है, खुद पैसे दे रहा है, खुद उसको ढूंढ रहा है, एजेंट को खुद ढूंढ रहा है उसने, और उसने हर चीज खुद की है, जो कि बदनसीबी है हमारी। हमें इसके लिए ब्रॉडर एस्पेक्ट की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के जो डिपार्टमेंट है, उसको वहाँ पे जायज तलाश करनी पड़ेगी और वहाँ पे जायज तरीके से लोगों को जहाँ से भिजवाना पड़ेगा। ये तो हमारे ओवरसीज डिपार्टमेंट का काम है ये, जो कि वहाँ पे ढूंढे नौकरियां, ढूंढे वहाँ पे जराए आमदन, और यहाँ से बच्चों को भिजवाए और उनका मुस्तकबिल भी सिक्योर करे, उनकी लाइफ भी सिक्योर करे, माँ बाप को और कौम को इस तरह के दुखों का सामना करना नहीं पड़ेगा। मैं तो यही कह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा सर ये बताएं कि बेशक बिलाशुबा कानूनी तरीके से बाहर भेजने के रास्ते भी मौजूद हैं नौजवानों को, लेकिन आप नहीं समझते कि उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं, पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं? कोई हुकूमत कोई इस तरह का कोई आसान रास्ता बनाए कानूनी तौर पर, ताकि जो नौजवान हैं जो अपनी जान को ख़तरों में डालकर लाखों रुपया देकर बाहर जाते हैं और फिर अपनी जान से भी हाथ धोते हैं, वो कानूनी रास्ता अपना सकें? कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए। कोर्स करो कि जो हमारे डिपार्टमेंट है, ओवरसीज डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट है, हमारा फॉरेन ऑफिस है, वो ये काम कर सकता है कि वहाँ पर जायज जराए ढूंढे और यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो बाकायदा, और वो लोग वहाँ पर जाकर के अपना मुस्तकबिल बनाए।
सऊदीया भी तो जाते थे ना लोग रिक्रूटिंग एजेंट्स के थ्रू, उनके साथ तो ये कभी भी नहीं होता था। तो अब ये तो बहुत ही पुरखतर किस्म का रास्ता अख्तियार करते हो बेचारे, और जाहिर है अपनी जान को जोखिम में डालकर भी वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर भी जाकर के 2-3 साल तक ये बेचारे मजदूरी ही करते रहते हैं और छुपते ही फिरते लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ वहाँ गुजारत की, और झूठे सच्चे कागजात बना के, और ज्यादा वेजेस पे भी काम नहीं करते, वेजेस भी कम वेजेस पे ही काम करते हैं। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस इतने बड़े सानहे के बाद भी हमारी हुकूमत, हमारे इदारे बशमूल FIA होश के नाखून लेता है या नहीं, ये अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और होश के नाखून तो तब लेंगे जब सख्त सज़ाएं मिलेंगी, जब उनको सख्त सज़ाएं मिलेंगी ना, तो उसके बाद लोग इबरत पकड़ेंगे। ये एक तो ये कहानी रही यूनान कश्ती हादसे की। दूसरी जानिब एक अनोखी, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि हमारे यहाँ पर इगोइस्टिक लोग इतने ज़्यादा हैं कि अब देखिए कि ASF और कस्टम हुकाम में लड़ाई हुई है कराची एयरपोर्ट, और उसके बाद हुआ यह है कि 3 परवाज़ें जो कि रवाना होनी थी बैरून मुल्क, वो बग़ैर कार्रवाई की, बग़ैर कस्टम की कार्रवाई की वो रवाना कर दी गई हैं। दुबई एक मुसाफिर ने जाना था जिस पर यह झगड़ा स्टार्ट हुआ, उसके पास झींगा मछली और बाकी फूड आइटम्स उसके पास मौजूद थी, तो वो उसको कस्टम हुकाम ने पकड़ कर वो ASF के हवाले कर दिया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसके पास ये ऐसी फूड आइटम्स है, लग्जरी आइटम्स है जो कि वो लेकर नहीं जा सकता। और उसके बाद उसको जब दोबारा जो हुकाम वापस आए और वो कस्टम ऑफिस के अंदर जब दाखिल होने लगे, तो ASF के जो एहलकार थे उन्होंने कहा जी आपके वो लाउंज में दाखिल होने से रोक दिया, आपका कार्ड मनसूख हो गया है। तो इस बात पर कि हमें एंटर क्यों नहीं होने दिया, इस पर दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लड़ाई हुई है, और उसके बाद ASF ने कह दिया जी हम काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान उन ममालिक में आता है और हमारा एक एक वाक़या ये साबित करता है कि जिन इदारों में इदारे नहीं शख्सियात मजबूत होती हैं ना, जब आपका कोई मैकेनिज़्म नहीं होता, जब आपका कोई सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पर इसी तरह के वाक़यात होते हैं। और आप देखें कि इस तमाम तर मामले पर कस्टम वालों ने एहतजाजन अपना काम बंद कर दिया है। अब आपके इस मामले पर, आपकी अना की इस जंग में कितने लोगों को कर्ब और अजियत का, ज़हनी अजियत जो का हज सामना परवास थी जो सऊदी अरब के लिए रवाना होनी थी, वो भी बगैर चेकिंग के कस्टम की रवाना हो गया। इसके अलावा 2 परवाज़ें थी जो कि कतर और शारजा के लिए जानी थी, वो भी कस्टम ऑफिसर्स की चेकिंग के बगैर उनको भी रवाना कर दिया गया। लगाएं कि कितनी बड़ी ये गफलत है कि 3 परवाज़ें बगैर कस्टम की क्लियरेंस के, बगैर उनकी कार्रवाई के रवाना हो गई हैं। तो ये चीज़ें इस चीज़ का सबूत है कि हमारे मुल्क में इदारे मैटर नहीं करते हैं, शख्सियात मैटर करती हैं। जब शख्सियात मैटर करती हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात जो है ना मामूल। लेकिन दोबारा ये है कि थोड़े उनको एहलकारों को, कस्टम ऑफिसर्स को थोड़ा कूल डाउन करने के बाद उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो दोबारा काम शुरू कर दें। लेकिन अब ये जो 3 परवाज़ें रवाना हुई हैं, खुदा न ख्वास्ता अगर इनमें कुछ ऐसी आइटम्स पाई जाती हैं और जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर पहुंचेंगी और वहाँ पर इनके सामान की जब चेकिंग होगी, तो फिर ये पाकिस्तान के क्लियरेंस पे बहुत बड़ा सवाल आएगा कि पाकिस्तान ने बगैर क्लियरेंस के एक तो उन्हें रवाना कर दिया, उनको चेक करने की ज़रूरत भी। आप जब दुबई के एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, हम कल भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि वो अगर आपके जॉगर्स के सोल भी अगर मोटे हैं तो वो आपसे वो भी रिमूव करवा लेते हैं। वो अपनी सिक्योरिटी चेकिंग को इतना उन्होंने टाइट किया होता है, चाहे आप लंदन से आ रहे हैं, वहाँ की सिक्योरिटी क्लियरेंस लेकर आ रहे हैं, बट दुबई वाले फिर भी आपको पूरा सिक्योरिटी से क्लीन चिट देने के बाद फिर आपको डिपार्चर के लिए आगे भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि उल्टी गंगा बहती है। अपने ईगो की वजह से उन्होंने कहा ठीक है, फ्लाइट में जो भी लेकर जाना चाहता है वो हमारी बला से लेकर जाए। हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी मईशत तो दिगरगू है ही, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में भी कुछ खबरें, पॉजिटिव और अच्छी खबरें तो देखने को, सुनने को नहीं मिल रही। अब जो खबर सामने आई है हमारा IMF के साथ मुआहिदा, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बता दें कि हम कुछ रोज़ पहले भी बताया था कि बाकी सिर्फ 15 दिन बचे हैं और अभी 30 जून को, यानी कि आज से ठीक 10 दिन के बाद जो हमें किस्त मिलनी थी लास्ट रिव्यू के लिए, ना मिलने के खदशात जो है ना बल्कि बढ़ नहीं गए, नापैद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। 30 जून के बाद खत्म हो जाएगा। हमारा एक ट्रस्ट ब्रीच तो हमने उनके साथ किया ही था और
और उसके बाद ये मुआहदा भी ख़त्म हो जाएगा हमारा उनके साथ 30 जून के बाद। द डेडलाइन इज़ 30 जून। और उसके बाद इसके अलावा अच्छा, जो लेकिन मुझे ये बताएं चाइना से हमें $1 अरब मिला है, ये अच्छी बात है। जो उन्होंने जो हमने उन्हें किस्त की अदायगी करनी थी, उन्होंने वापस रिवर्स वही हमें लोन वापस दे दिया। खदशात तो बढ़ गए हैं, बल्कि बिल्कुल बहुत कम चांसेस हैं कि ये अब किस्त जो है पाकिस्तान को मिलेगी। अब इसके बाद पाकिस्तान की मईशत पर इस किस्त ना मिलने के असरात क्या होंगे? हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा सर, ये बताएं कि एक जानिब तो हम इस पर बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खदशात बढ़ गए हैं, किस्त ना मिलेगी तो पाकिस्तानी जो इकॉनमी है बड़ी इफ़ेक्ट होगी। दूसरी जानिब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनके जब इस तरह के बयान आएंगे कि IMF चाहता है कि पहले हम भी श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट करें उसके बाद इनके पास जाएं, तो सर जब ऐसा बिहेवियर हमारा होगा तो आप नहीं समझते ज़रा गैर संजीदा रवैया है? उसके बाद क्या हम तवक्को करें कि वो हमें किस्त देगा? गैर संजीदा रवैये से तो ऐसे ही देख लें कि मैं मईशत पे ज़रूर बात करता हूँ और IMF पे भी बात करता हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक स्टैट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो आपने यूनान का हादसा भी बयान किया, उसके जो मईशत में इम्पैक्ट की वजूहात अगर आप कहेंगे तो मैं 1 मिनट में बयान कर सकूँ। जी फॉर श्योर। अच्छा, वो ये कि अगर मैं सिर्फ सरकारी अदाद शुमार में देख रहा था तो उसमें 2021 में तकरीबन 2,25,000 पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ा, लेकिन गुज़श्ता साल ये तादाद तकरीबन 3 गुना बढ़कर 7,65,000 हो गई। अब तकरीबन 2022 में तादाद 92,000 आला तालीम याफ्ता पेशावर अफराद जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन, अकाउंटेंट शामिल हैं। इनमें से कुछ मगरबी ममालिक, बाकी मशरक़ी वस्ता के ममालिक जैसे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात में निकल गए हैं। इसी तरीके से तकरीबन 2023 की सूरत हाल में सिर्फ 3 महीनों में 3 लाख लोग निकल गए और अब टोटल 19 लाख लोग निकल चुके हैं। और इसी तरीके से जो आपने डंकी के जरिए जो आप सुन रहे हैं, वो बेशुमार लोग अपनी जानों से जाते रहेंगे। ये है आपकी मईशत का इम्पैक्ट। ये इसहाक डार साहब को भिजवा दें, मैं तो भिजवा चुका हूं, और उनको बताएं कि आपकी ये जो बड़कें हैं ये पूरी कौम को निगल रही हैं, ये पूरी लोगों की जानें ले रही हैं। यहाँ पे रोटी के मांदे पड़े हुए हैं और आप यहाँ पर बड़के मार रहे हैं। मैंने आपको आप ही के प्रोग्राम में अर्ज की थी, IMF और नो IMF का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस वक्त हमें हर हालत में IMF चाहिए, लेकिन विद डिग्निटी। हमें थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग करनी थी। हमें $6 बिलियन जो है वो कुछ ये जो तकरीबन फर्स्ट ट्रांच के अंदर वापस करना है। पूरे साल के अंदर 22 अरब डॉलर है, 22 अरब डॉलर ये आपने वापस करना है। तो तब जाकर के आपकी IMF जो है वो सिक्योर होती है, यानी आपके ऊपर वो जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड नहीं बैठेगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठने का मतलब ये है कि फिर IMF आपके हर मामलात के अंदर टांग अड़ाएगा, फिर आपकी करप्शन भी पकड़ेगा, फिर आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट करेगा, आपने कहां डंडी मारी, यानी सारे के सारे लोग जो है वो पकड़े जाएंगे और सारे के सारे मामलात में मदाखलत होगी। अच्छा, अब मैं चंद बातें आपके साथ करना चाहता हूं कि बजट के ऊपर ये जो छलांगे मार रहे हैं कि हमने बड़ा शानदार बजट पेश किया, और मैं फिजा के सवालात से तो हमेशा से मुतासिर रहता हूं, तो वो सवाल बड़ा पर्टिनेंट करती है। आप मेरे सवालों से मुतासिर हैं और मैं इसहाक डार साहब की पॉलिसी से मुतासिर हूं। जी, हम दोनों मुतासिरीन हैं। इसलिए तो जवाबात पैदा होते हैं ना। जवाब ये है कि बजट में जो एक्सपोर्ट के अहदाफ के ऊपर मैं सबसे बड़ी बातें वो करने लगा हूं, जो बातें इन्होंने की हैं। इस तरह जो यहाँ की MD है IMF की, उसने इन सारों को रद्द कर दिया। अब हार्ड फैक्ट सुनते जाइए और शर्माते जाइए कि नए माली साल में 2024 के बजट में हुकूमत ने एक्सपोर्ट में 7.2% इजाफे की हद रखा। ये तखमीना हकीकत से बहुत दूर है और इसके 2 वजूहात है। नंबर 1, पाकिस्तान की बरामदात में कोई बेहतरी नहीं आई क्योंकि कोई बड़े इकदाम उठाए ही नहीं गए। नंबर 2 जो है वो ग्लोबल लेवल पर ट्रेड में सुस्त रवि में आइंदा 12 महीनों में 1 साल के दौरान कोई बेहतरी आने की तवक्को भी नहीं है, यानी अगले पूरे साल में बरामदात में कोई तवक्को नहीं होगी। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, ताकि आपकी कौम को पता हो कि ये सागदार आपके साथ क्या कर रहा है। और आई अप्रिशिएट बिलावल भुट्टो जरदारी कि उन्होंने मौके पे, मैंने ये कहा था कि अगला इलेक्शन वो होगा अगर ये पीपल्स पार्टी, ये तो मैं तकरीबन 3 साल से कह रहा हूं और मैंने कहा था कि एक दिन आप देखेंगे मेरी बात, ये प्रेडिक्शन ठीक होगी। और ये प्रेडिक्शन मैं दोबारा आपको दे के जा रहा हूं कि मैंने ये कहा था कि बिलावल भुट्टो या जरदारी साहब जो हैं
वो इनसे लाताल्लुकी का ऐलान बड़े अच्छे तरीके से कर देंगे, क्योंकि इनकी तमाम फाइनेंशियल पॉलिसीज बहुत ही गलत जा रही हैं, जो कि आवाम दोस्त तो बड़ी दूर की बात है, ये कंफ्यूज्ड हैं कि वेदर टू गो फॉर आईएमएफ और वेदर टू गो फॉर द प्लान बी। तो ना आईएमएफ मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसका मतलब ये कि प्लान बी की जो बातें कर रहे हैं भाई, प्लान बी और है, वो मैं आपके सामने अभी अर्ज करता हूं। प्लान बी तब की बात है, जैसे आपने फिजा ने अभी चाइना का बताया कि वो $1 अरब वो देंगे तो रोल ओवर लेकर वापस बैंक में वापस ले लेंगे। आपको तकरीबन $7-8 बिलियन कोई जो है ना, जिस तरीके से अमेरिका आपको हार्ड कैश दे देता था और वो फिर क्या क्या काम करवाता था, हुकूमतें जवाब दे ना। इसहाक डार 2013 में क्या, इसहाक डार 2008 में क्या काम करते थे, इसहाक डार अमेरिका के लिए क्या क्या काम करते रहे। उन्होंने जो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कैसे यरगमाल करके वजारत खजाना की लौंडी बना रखा था। आप बताएं कि इन्होंने ये जो सारा तमाशा करके वहां से 30 लाख, कभी $30 बिलियन, कभी $40 बिलियन उठा करके जो है वो अपने पैटी अखराजात के लिए करते थे। अच्छा, अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो ये हो गई कि जो आइंदा जो है वो पूरे महीनों के अंदर आपको सुस्त रवी नजर आएगी। रेमिटेंसेज और ग्रे मार्केट के ऊपर आप देखें कि हुकूमत ने बजट में एक्सपोर्ट में तकरीबन 8.5% इजाफे का तखमीना लगाया। ये तखमीना भी गैर हकीकी है। इसकी वजह हुकूमत की अपनी पॉलिसीज है। पहले तो हमें ये समझना है कि रेमिटेंसेज की माहाना औसत जो है, जो माहाना हमें रेमिटेंसेज आते हैं, यानी बैरून मुल्क से लोग जो पैसे भेजते हैं, वो तकरीबन इनकी वजह से, इनकी शक्ल देखकर तो कोई आदमी पैसे भेजना ही नहीं चाहता, क्योंकि इन्होंने इंटर मार्केट और ओपन मार्केट में इतना फर्क बहुत ज्यादा कर दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये जो आधा हमारा बजट है उसको हम मंसूबे दें, जो ला रहे हैं मंसूबे, वो सूद पर कर्जों के हवाले से ला रहे हैं। हमारा आधा बजट तो हुकूमत ने ये पॉलिसी रखी है कि इंटरेस्ट रेट को इतना बढ़ा दिया और ये काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप पॉलिसीज की बात कर रहे हैं कि इसहाक डार की पॉलिसीज के साथ वो इतनी फ्रेंडली नहीं है कि नई इंडस्ट्रीज या एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। वे आउट सोल्यूशन क्या है? अभी हम ब्रिक्स के साथ ताउन करने जा रहे हैं। अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी लाता है, अभी रशिया से हमने तेल भी युआन में लिया है, हम क्या अमेरिका की लॉबी से बिल्कुल निकल आएंगे और चाइना की लॉबी में चले जाएंगे? क्योंकि फिर ब्रिक्स के तहत तो डॉलर में ट्रेड होगी नहीं। देखिए, ये कंफ्यूज स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इंटरनली ये होना चाहिए और जो कि होगा और इंशाल्लाह होना चाहिए, हमें थोड़ा सा ये करना चाहिए कि रीस्ट्रक्चरिंग करके $6 बिलियन जो है वो अमेरिका को दे देने चाहिए और उसके बाद जो है वो हमें 9th रिव्यू के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि नॉर्मल किस्म का हमारी डील होगी और उसके बाद जो $22 बिलियन को हम वापस कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, मुल्क से पैसा निकालना पड़ेगा। इसहाक डार साहब की जो, यकीन करें, वो बचपन में कहते होते थे कि वो इंसान कोई पिन्ना पकड़ ले, कोई बातें जो है ना, लोग शेख चिल्ली वाली जब बातें करते थे तो लोग बच्चे कहते थे कि पिन्ना पकड़ लो और ना गोला बड़े बड़ा बनाते रहो, यानी इतनी गप्पे मार रहा है। तो यकीन करें, इसहाक डार साहब के साथ मेरा दिल करता है कि पीछे खड़े होकर गोला बनाया जाए और वहां पे पिन्ना खींचा जाए। वजह ये कि वो इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि सर ये मुमकिन है अगली दफा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप चले जाइएगा, आपकी तो वैसे भी रसाई है वहां तक, आप तो कर सकते हैं। नहीं, मेरी बिल्कुल रसाई है। मैं इसहाक डार साहब ने मुझे बड़ी दफे जो है वो तुनने की कोशिश की है, मैं तुनिया नहीं गया। पॉइंट ये है कि पिन्ना बना दें सर। यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये जो है वो इसहाक डार साहब जो बातें कर रहे हैं कि प्लान बी, देखें, अर्ज ये है कि ये जाकर के जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि हमारी रिफाइनरीज इस काबिल नहीं है। फिर जो आप मट्टी का तेल मांगते हैं वो इंडस्ट्री के लिए है, वो 50% है जो ऑयल आप मांग रहे हैं। 45,000 जो तेल अभी तक आ गया है, तकरीबन 1 लाख के करीब टोटल पहुंच रहे हैं। मुसद्दक मलिक साहब को घट्टा पता नहीं है, इसी तरीके खुरम दस्तगीर साहब को कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इन्होंने 1 लाख बैरल तेल जो है वो मंगवा तो लिया, अब इसके अंदर से टोटल जो है वो पेट्रोल लिक्विड जो है वो पेट्रोलियम जो है वो 15% मुश्किल से निकला है। तो निकला है, मेरे मुताबिक वो भी नहीं निकलेगा, बाकी तो फर्नेस ऑयल में जाएगा ना? हाँ जी। और फिर इसके बाद उन्होंने जो कोशिश की है वो हम 50% एक्सपोर्ट कर देंगे। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मलेशिया को, बाकी ममालिक को हम एक्सपोर्ट कर देते, लेकिन इसका खांचा कौन लगाएगा? सिर्फ खुरम दस्तगीर साहब और मुसद्दक मलिक साहब। तो ये मैं आपको क्लियर बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, इसका भी जवाब दीजिए, इसका सवाल का भी साथ ही जवाब दे दीजिएगा कि इस मौजूदा हुकूमत का एमनेस्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है और इसी को लेकर, इसी को जवाब बनाकर IMF जो है वो नाला भी है हमसे। ये स्ट्रेटजी कैसी है इस गवर्नमेंट की?
देखें जी, एमनेस्टी के ऊपर जो उन्होंने कहा था, न्यू रन एमनेस्टी रन्स अगेंस्ट द प्रोग्राम कंडीशनैलिटी एंड द गवर्नेंस एजेंडा एंड क्रिएट्स डैमेजिंग प्रेसिडेंट। ये लफ्ज हैं आपकी जो है वो आपकी एमडी आईएमएफ पाकिस्तान के ईस्टर के, और उसने बड़े जोर से ये लफ्ज कहा है। उसने कहा कि आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। उसने ये कहा कि ये जो एनईसी के जो थे, जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था, इसका नेक्स्ट बजट जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो 3.5 आपने किस तरह रख दिया, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट 21% आप रख रहे हैं, और जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन आपकी 40 से ऊपर चली गई है। तो ये सारे के सारे फिक्टिशियस नंबर रखें, इसका हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है। मैं आपको अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता तो मैं एक एक चीज आपको बताता कि एक एक हदफ गलत है। यानी यूं समझ लीजिए कि इंपोर्ट से इंपोर्टर और एक्सपोर्ट से एक्सपोर्टर, और ये सारी की सारी जो एमनेस्टी की बातें आप कर रहे हैं उसमें वो जो इसमें खास तौर पे जो है वो उसको टारगेट किया गया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के ऊपर जो इन्होंने टैक्स सिस्टम को जो अंडरकट किया है वो भी उसके ऊपर उन्होंने बात की है। फिर उन्होंने बजट के मिस अपॉर्चुनिटी जो ब्रॉडन टैक्स की बात जो की है वो नॉन प्रोग्रेसिव वे करार दिया। उसने कहा ये नॉन प्रोग्रेसिव वे है। आप हैरान होंगे कि पहली दफा एमडी ने ये जो आईएमएफ है उसने इनके बजट की सारी गलतियां निकाल के बता दी कि उन्होंने कहा तुमने तो सारा बजट जो है ये सारे के सारे टैक्सेस आवाम की जेब से निकाल दिए, तुमने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, तुमने तो बुरकस लगा के रख दिया। और कंपनीज जो है वो हेस्कॉल समेत, आपको पता ही है कि हेस्कॉल हो गई, बाकी कंपनीज हो गई, शेल हो गई, वो सारी की सारी वापस जा रही हैं। और इसहाकदार उसकी भी तोजी गलत पेश कर रहे हैं कि ये वो शेयर्स बाकी दुनिया में बेचना चाहते हैं, चुनाचे पाकिस्तान से जा रहे हैं। ओ भाई मेरे, अजरबैजान के साथ जब अचानक डील करोगे तो जो कि अच्छी है, अजरबैजान से मैं बहुत अरसे से चाह रहा था और मैंने मिनिस्ट्री में रहते हुए बहुत दफा कहा कि इसकी जो अजरबैजान, हम आजरे लोग जो हैं वहां पे आपके जो जवान है वो वैसे ही इधर उधर की मस्तियां करने जाते हैं, जिसको पीपल टू पीपल कांटेक्ट कहते हैं या टूरिज्म कहते हैं। एक्चुअली तो टूरिज्म है, पाकिस्तान के पास घूमने का पैसा बहुत है, लेकिन जाकर एलएनजी के ऊपर बात नहीं कर रहे, गैस के ऊपर बात नहीं कर रहे, बिजनेस पे काम नहीं कर रहे। एलएनजी तो अजरबैजान तो हब है इस चीज का। तो चुनाचे अगर ये डील हुई है, क्रैक हुई है, अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले हो जानी चाहिए। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पहले से देख लेनी चाहिए थी कि क्या है। लेकिन अब मैं आपको अर्ज करने लगा हूं कि रशिया के साथ और जब अजरबैजान और तुर्किया एक हैं, इसी तरीके से टर्की और चाइना और सऊदी ईरान, अब इस बेल्ट के अंदर आप जब आएंगे तो आईएमएफ आपकी कंडीशनैलिटी इस वजह से सख्त नहीं कर रहा, आपकी अपने इंटरनल मैटर्स की वजह से, इसहाकदार की गलतियों की वजह से, इसहाकदार के जो ये इसने 902 अरब रुपए का जो टैक्स लागू किया पाकिस्तानियों के ऊपर, उसके बाद 3000 अरब रुपए का 3000 अरब रुपए जो है इसने लगा दिए नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग करके रख दिया, बंदों को तंग करके रख दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दी नहीं है, हर काम पे टैक्स लगा रहा है। मतलब आज यूं समझ लें कि मेरा ट्रिमर खराब हो गया था, आज तो मेरी मूछें उड़ गई। तो मुझे लगता है कि अगर मैं मूछें उड़ गई और मैं थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत हो गया और मेरी एज जरा कम लगने लगी, मुझे लगता है इसमें भी टैक्स लगा देंगे। तो पॉइंट ये है कि ये इसहाकदार साहब जो है वो एक किस्म के, जिसको आप प्रेजुडिस कहते हैं, हसद के ऊपर, बुनियाद के ऊपर बजट कहते हैं। बस ये ना हो कि अब आपके बोलने पर, आपके सांस लेने पर, आपके खूबसूरत लगने पर भी टैक्स लग जाए। डॉक्टर साहब, टाइम की बड़ी किल्लत है, बट ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हो और आप फिर अपनी कंपनीज को या आपकी कंपनी में पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनको ना नवाजें, तो फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर होने का क्या फायदा। आई गेस फिर इसहाकदार इसी पॉलिसी पर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। पॉलिसी तो उनकी ये है, और दूसरी जानिब देखें कि गुस्सा इसका, वो कहते हैं ना कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। इस बारे में भी जरा हम बात करेंगे। अभी हम ब्रेक लेनी है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। यस, वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि सियासत के दो बड़े जिनकी राहें हो चुकी हैं जुदा, पार्टी को गुड बाय करके पीटीआई को ज्वाइन कर लिया था चौधरी परवेज़ इलाही ने, अब उनकी मुलाकात हुई है चूँकि वो जेल में है और जिस्मानी डिमांड पर उन्हें जो है वो हिरासत में लिया गया है। तो चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, और वहाँ पर इस मुलाकात के दौरान अहवाल कुछ इस तरह से खैरियत दरियाफ्त की गई है और फिर कुछ गिले शिकवे भी हुए हैं इन दोनों गिले शिकवे भी हुए हैं। और ये वो ख़ानदान था जिसके बारे में हमेशा कहा जाता रहा है
कि ये ख़ानदान इत्तेहाद और इत्तेफाक की अलामत है। अच्छा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये दोनों दे आर नॉट द रियल ब्रदर्स, लेकिन सब यही समझते थे इस इत्तेफाक की वजह से कि दोनों भाई हैं और उसके क्योंकि उसका अमली मुजाहरा देखने को मिला। हमेशा ये ख़ानदान इत्तेहाद की अलामत रहा और बड़ा इत्तेफाक था, लेकिन इसका क्रेडिट भी हमारी सियासत को जाता है कि जहाँ पर चौधरी बरादरान, जो सियासत वैसे ही इतनी बेरहम चीज़ है, किसी ने सही कहा है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और फिर वही हुआ कि फिर इन दोनों भाइयों में राहें जुदा हुई और उसके बाद अब बहुत देर के बाद ये जो जेल में मुलाकात हुई है, क्योंकि सब जानते हैं कि गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं, और उनसे चौधरी शुजात साहब की मुलाकात को सियासी हलकों के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब दोबारा से चौधरी शुजात साहब के काफिले को जो है ज्वाइन कर लें, क्योंकि ख़ानदान की बका का इसको मसला भी समझा जा रहा है, सियासत की बका का भी लोग, और दूसरा फिर इनके ख़ानदान के लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि दोबारा से ये ख़ानदान जो कि एक मिसाली ताल्लुक़ की जो है अलामत था, दोबारा से इनका जो है ना इत्तेहाद हो, दोबारा से काफिले को अपनी असल फॉर्म में रिवाइव कर सके। अब मुस्तकबिल क्या होगा इनका, इसी पर बात करने के लिए सीनियर तदरियाकार नासिर बेग चुगताई साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। नासिर साहब, ये बताइएगा कि आपको लगता है ये एक मुलाकात महज एक रस्मन मुलाकात थी, हाल अहवाल मालूम करने गए थे चौधरी शुजात साहब, या आप समझते हैं कि इस मुलाकात के कुछ दो रस नताइज मुरतब हो सकते हैं, दोबारा से शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब हाथ मिला सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं विजुलाइज कर रहा हूँ दरअसल कि चौधरी साहब जब जेल गए होंगे, चौधरी शुजात कभी जेल नहीं गए, ये रिकॉर्ड है एक, तो क्या हुआ होगा, जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले होंगे। जेलर के कमरे में बैठे होंगे, एक ख़ास कमरा होता है जेलर का, नीचे ही होता है, वहाँ बैठे होंगे, पेस्ट्रियाँ होंगी, चाय होगी, वगैरह वगैरह सब भरा हुआ होगा, और कह रहे होंगे वो परवेज़ मट्टी पा, ख़त्म कर बात को। तो कुछ इस तरह की बातचीत हुई होगी यकीनी तौर से, और मट्टी किस पे पा रहे होंगे वो आपको पता है किस तरह होगा। बाद में उन्होंने कहा कि ये तो एक सहाफ़ी ने पूछा कि तो प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के, आप कैसे आ गए? तो वो हंस पड़े, चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। और फिर किसी ने कहा कि क्या काफ लीग में आ रहे हैं वो? तो वो तो काफ लीग में है ही यार, हमारा ख़ानदान का मसला है, वो तो काफ लीग में ऑलरेडी है। वजह ये है कि परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ में कोई जगह बना नहीं पाए, सच्ची बात ये है। राइट, वो प्रेसिडेंट ज़रूर हैं, लेकिन अगर कभी उन्होंने कोर कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनको इनवाइट ही नहीं किया जाता था सर। मैं शिरकत की तो मुझे बता दीजिएगा आप सर। शिरकत तो तब करते हैं जब उनको इनवाइट किया जाता। पीटीआई की क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। और ये भी आप देखें कि मतलब बेइज्जती होती किसी की भी कि अगर इमरान खान साहब उनको फरमान नहीं पेश करते अपॉइंटमेंट का, वो चौधरी फवाद चौधरी ने पेश किया, बाहर ला के दिया कि जी दस्तखत कर दिए खान साहब ने, ये लें आप प्रेसिडेंट हो गए आज से। तो ऐसा प्रेसिडेंट इसके साथ कोई नहीं है, वो क्या करेगा भाई? मुनिस ने अपने बेटे की मोहब्बत ने क्या क्या दिन दिखाते हैं, बस औलाद की मोहब्बत जो होती है ना, वो बहुत तलबी होती है, वरना आज आराम से चीफ मिनिस्टर और साहिबजादा साहब पाकिस्तान में मौजूद है ही नहीं, वो बाहर पहले रोज एंजॉय कर रहे हैं, पहले रोज फरार हो गए थे वो। लेकिन सर एक चीज का क्रेडिट दें चौधरी साहब को, अभी तक इस्तकामत के साथ डटे हुए हैं, उन्होंने अपनी वफादारी नहीं बदली। बड़े बड़े नजरियाती वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 दिनों के अंदर उन लोगों ने अपना किबला चेंज कर लिया, इस चीज़ का तो क्रेडिट जाता है परवेज़ इलाही साहब को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और जाहिर उनके पीछे सामने कोई टारगेट है ना, उनके सामने चीफ मिनिस्टर मोनी सराई है, मुस्तकबिल में देख रहे हैं ना, मुस्तकबिल। अब वो बेटे का मुस्तकबिल बना रहे हैं, बाप की कुर्बानी। कल यौम फादर था तो मैं लिखना चाह रहा था सर, बाप का मुस्तकबिल दाव पे लग गया, बेटे का मुस्तकबिल उन्होंने क्या बनाना है सर? बेटा नहीं बैठा, बाप को जितना खेलना था खेल लिया, अब वो औलाद की परवरिश कर रहा है। सच्ची बात ये है। अब आपने एक जो जुमला छेड़ दिया मुझे आपने कि बड़े बड़े चले गए, कल असद उमर का जो बयान आया है, जो इंटरव्यू है, अगर आपने पढ़ा हो, कमाल का इंटरव्यू है। उसने कहा हमको बहुत पहले से कहते थे कि तसादुम की पॉलिसी अख्तियार ना करें, ना की जाए। यस, हाँ, हम तो बहुत पहले से कहते थे कि भाई साहब
पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात किए जाएं। पीडीएम और उसके शरीक पार्टियों ने 2.25 करोड़ वोट लिए हैं, इन्हें कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हमारी बात मानी नहीं और गई। उन्होंने मजम्मत भी की नवाज शरीफ। उन्होंने कहा कोई भी इस तरह जिस पर भी कदगन लगे, मीडिया पर अब लगे या उससे पहले नवाज शरीफ साहब पर लगे, गलत था वो भी। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री। और जिन जिन पर लगी हुई है उन पर हटनी चाहिए। खाली नवाज शरीफ नहीं है, और भी लोग हैं जो लंदन में बैठे हुए, उन पर पाबंदी है तो वो भी हटनी चाहिए। असद उमर का जो जुमला वो पकड़े आप कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो तसलसल का हिस्सा है, हमें इसी का डर था। और 9 मई एक नेक्स्ट लेवल है पाकिस्तान की तारीख का। बहुत उस पर जवाब भी आ गया पीटीआई का कि अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही थी भाई, तो जब पावर में थे, जब पार्टी उरूज पर थी, उस पर छोड़ देते आप, उस पर आपने छोड़ा नहीं। अब आप बयान दे रहे हैं, बात सही है, बात सही है कि उस पर छोड़ देते। और लेकिन मुझे लगता नहीं था उस ज़माने में, और लोग तो थे ऐसे, कभी कभी फवाद चौधरी, कभी कोई और मुज़ाकरात की बात करता था, लेकिन असद उमर ने कभी मुज़ाकरात की बात नहीं की थी। सर, इस मामले में बंदा एक ही डटा रहा और उन्होंने इस पर रसूली मौक़िफ़ अपना के छोड़ा, वो थे जावेद हाशमी साहब, जिन्होंने पीक पर जाके, और उस वक्त सब लोग उनको गलत कह रहे थे। लेकिन जावेद हाशमी साहब को तो मैं बताऊं, आप छेड़ते बहुत हो यार, कि ज़ियाउल हक के मजलिस शूरा में खड़े होकर जावेद हाशमी ललकारा था कि आपने जरदारी को कैसे बंद किया हुआ है, आपकी हिम्मत कैसे हो गई? सर, जो शख्स जेल में बैठकर इलेक्शन जीत जाता है तो आप उसकी हिम्मत को दाद तो देना। इलेक्शन कैंपेन भी नहीं की। यस, और मुशर्रफ का टाइम, सर मुशर्रफ का इरा भी हम नहीं भूले। नहीं, भुट्टो साहब के खिलाफ भी तहरीक चलाई उन्होंने, बड़ी तहरीक चलाई, और जिया के खिलाफ भी हुए वो, मुशर्रफ के खिलाफ भी हुए वो, नवाज शरीफ के खिलाफ भी हुए वो, इमरान खान के खिलाफ भी हुए। वो बागी बंदा है, वो बगावत करने का। हमारे शरीयत जो है, शरीयत सियासी, उसमें बगावत तो सब कुछ है कि इनकार कर दो जुल्म से, इनकार कर दो ख़राब बातों से। वो करते रहे बेचारे, करते रहे। अब ज़ईफ़ हो गए, खासे ज़ईफ़ हो गए, अब भी बात करते हैं वो। बड़ी बात ये है, अब भी बात करते हैं। अगर उनको जगह मिलती, मौका मिलता सियासी पार्टियों में, तो बड़ा बन सकते थे। मुझे वो ट्रक याद है कि जब इमरान खान तकरीर कर रहे थे और उनका राब्ते हुए थे आर्मी चीफ से, और वहाँ ये कहकर जावेद हाशमी ट्रक से उतर गए थे कि जो पार्टियां फौज से बात करेंगी मैं उनके साथ नहीं हूँ। और उनको उस वक्त रोकने की कोशिश भी बहुत की गई, क्योंकि जावेद हाशमी जब आज शामिल हुए तहरीक इंसाफ में, तो जो नारे लगे वो आपने नोट नहीं किए होंगे, बागी बागी बागी। लेकिन कमाल के बागी से दागी तक का सफर भी बहुत जल्दी तय किया उन्होंने। एक इनकार ने बागी से दागी बना दिया। हाँ, लेकिन दागी पे कोई दाग है नहीं। पीटीआई ने बनाया ना सर, पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से बाकायदा ये स्लोगन्स उनके हवाले से दिए गए। नहीं, देखिए सोशल मीडिया की मुझसे बात ना करें आप। सोशल मीडिया पर तो पता नहीं किस किस को दागी बना दिया गया है। कायद आज़म को भी शायद कह दिया गया था, ये भी कुछ नहीं है, खाली हमारा बंदा सब कुछ है, तो वो छोड़ दें। जो लोग दागी नहीं है, जिस मेरा भी मुझे इख्तलाफ है उन लोगों से, लेकिन मैं उन्हें दागी नहीं कह सकता, सच्ची बात है। एब्सोल्युटली। और सर, उनके जो नए अभी उन्होंने जो इंकशाफ किया अपनी बुक में, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत शहम हो गई हैं। बट सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी ये काफ लीग के जो 2 बड़े, इनकी जो मुलाकात हुई है, व्हाट डू यू थिंक अभी आगे क्या, कोई वापसी की राहें, कोई इस तरह से कोई होगा, या फिर असल मसला तो इनका नहीं है, आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके बच्चों का है, तो क्या ये दोनों इन बच्चों की सुलह करवा सकेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं हो पाएगा, क्योंकि वजाहत और सालिक इन दोनों ने गुज़िश्ता दिनों कहा था, मामू है शायद ये, कि अगर वो ख़ानदान में वापस आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। वो एक घर के 3 हिस्से हैं, बीच में परवेज़ इलाही का घर है, दाएं तरफ शुजात का घर है, बाएं तरफ वजाहत का घर है, तो खाना भी साथ खाते थे, अब शायद वो भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा अगर फैमिली में आना मत चाहते हैं वापस, वरना अपनी दूसरी पार्टी बना ले, उसमें चले जाएं, अगर तरीके इंसाफ से निकलना चाह रहे हैं। अब काफ लीग में जगह नहीं है। गुलाम सरवर के जाने के बाद पार्टी में मेरा ख्याल है और जगह भर गई है। चौधरी सरवर, गुलाम सरवर तो चौधरी सरवर, गुलाम सरवर याद आते हैं, वो
एविएशन वाले हमारे बाबा, जी, 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 जी। जिन्होंने तबाह कर दिया PIA को। सरफल तो भी। चौधरी सरवर साहब के जाने के बाद तो जगह भर गई है। और क्योंकि अब वो उनका स्टाइल देखें आप, मेरी पार्टी मेरा मंशूर, मैं मंशूर दूंगा, तो अब वो ओन कर रहे हैं सब कुछ। और चौशयाद को शायद किसी दिन वो फारिग कर देंगे, लग ये रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि परवेज इलाही काफ लीग में वापस जाएं। आपने बिल्कुल सही जुमला कहा, अब बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। हाँ। बट सर, चौधरी वजाहत और चौधरी शाफे हुसैन तो उस तरह से पहले भी एक्टिव थे नहीं। मोनिस का ही हम ज़्यादा नाम सुनते थे, और चौधरी शुजात भी उस तरह से एक्टिव नहीं थे, परवेज़ इलाही ही एक्टिव थे। तो कहीं ना कहीं तो चौधरी शुजात बैक ऑफ तो ऑलरेडी थे, फिर उनके बच्चे भी बैक ऑफ पे थे। मोनिस एंड परवेज़ इलाही वाज द फ्रंट फेसेस ऑफ काफ लीग। देखिए, तय ये हुआ था कि मोनिस को आगे लाया जाएगा, राइट। और मोनिस को आगे लाया था परवेज इलाही के पहले स्टंट में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। और मोनिस बहुत आगे था, और तय यही हुआ था कि सब इनके यहाँ तय करके काम करते हैं, कौन क्या करेगा, कौन कारोबार करेगा, कौन शादी किसकी किससे होंगी। हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के, वो भी दामाद तो होते हैं रिश्ते में, वो भी रिश्ते में दामाद होते हैं। जी जी तो जी, जी। ये तय होता था। तो ये सब कुछ तो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता था। बट अभी जो सूरत हाल यही है, बच्चों वाली लड़ाई। एब्सोल्युटली, आपने भी सही निशानदेही की है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। वक्त की किल्लत है, बट हाल है काफ लीग के अंदर। अब ये जो दो बड़ों की मुलाकात हुई है, लेट्स सी कि आगे काफ लीग का फ्यूचर क्या होगा, और फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक और विकेट उनकी गिर जाएगी जब परवेज़ इलाही की सूरत में। अब जरा सियासी दर्जा हरारत से निकलकर मौसमी दर्जा हरारत की बात कर लेते हैं। मौसम तो वरना मई जून तो हमारा बहुत अच्छा रहा। जून का जो अभी ये हाफ से ज़्यादा जो हिस्सा गुजरा है, ये 2 अशरे तो तकरीबन अच्छे रहे। 1-2-3 दिन गर्मी ज़्यादा बढ़ी, उसके अलावा तो बारिशें होती रहीं। लेकिन अब महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि तैयार हो जाएं कराची वाले, लाहौर वाले, इसके अलावा जो बलूचिस्तान के इलाका जाते हैं, इसके अलावा हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, अब शदीद गर्मी पड़ सकती है। और भारत में तो आप देखें ना कि अभी भी भारत में हीट वेव से 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो अब तक हलाक हो चुके हैं। तो कराची वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से कराची वालों को ख़ास तौर पे एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कराची में हम देखते हैं कि हीट वेव के बाइस बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो जहाँ पर ये मौसम के हवाले से पेशगोई हुई है, तो आप अहलियाने कराची खास तौर पे इस चीज़ से एहतियात करें। दिन के टाइम तो बड़ी लो चलती है, और रात के टाइम पे ना मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। लेकिन ये कि एहतियात आप है ना कि आप गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, एहतियात करें। दिन के टाइम में गर्मी में जो है अपने आप को महफूज रखें। तो इन तरह इन चीज़ों पर अमल दरामद करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। हीट वेव की शिद्दत को इसी तरह ही कम किया जा सकता है ऑब्वियसली। और जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो भी यही कहते हैं कि आप सर को कवर रखें, गर्दन को कवर रखें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। तो छोटे छोटे प्रिकॉशनरी मेजर जो हैं वो लेने चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारे सर, आपको पता है गुस्से के वो बड़े तेज़ हैं, और बहुत बार जब सहाफ़ी कोई उनसे सवाल करते भी हैं तो अपने गुस्से का बड़ा खुला इजहार कर भी देते हैं। अपने पॉलिसी पर वो नजरसानी करे ना करे, लेकिन वो गुस्सा तो बिल्कुल आप एक्सप्रेस कर ही देते हैं। और यही हुआ है जब एक सहाफ़ी जो है उनसे सवाल करने के लिए उनके करीब, उनके पीछे जा रहा था, क्योंकि जो रिपोर्टर्स होते हैं बाहर, जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनका तो काम है वो खबरें निकालना और गुफ्तगू करना। वो वीडियो जरा दिखा दें, उस वीडियो के बाद इस पर तबसरा करते हैं। सब आपकी सिक्योरिटी वाले धक्के दे रहे हैं। जी जी पूछते हैं। ये क्यों कर रहे हो? ये देखो डॉक्टर साहब, डॉलर की कमी है मुल्क में। ये बैठे हैं जी इसहाक डार, और उसके बाद वो रवाना हो गया है। सहाफ़ी उनसे बात कर रहा था कि डॉलर्स की कमी है इस मुल्क में, पॉलिसीज़ पर कुछ सवाल कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि सर आपके सिक्योरिटी गार्ड धक्के दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मौका गनीमत जाने, खामोशी से गाड़ी में बैठ जाए। आईना होता है ना माशरे का, और अक्सर हमारे जो सियासतदान होते हैं जिनको जब आईना दिखाया जाता है तो ये बुरा मान जाते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है। लाइमलाइट में रहने की ये तब होता है जब आपको अपने मनपसंद सहाफ़ियों को सवालात, अपनी मर्जी के सवालात की जब आदत पड़ जाए ना आपको, उसके बाद फिर जब कोई आउट ऑफ सिलेबस जो है
अपने क्वेश्चन आ जाए तो फिर इस तरह के ये मामलात को लास्ट देखने वीक को ऐसा मिलता है। हुआ है कि एक सहाफ़ी इसी तरह से जब मीडिया टॉक करके इसहाक डार जा रहे थे तो एक सहाफ़ी ने पूछा कि IMF से हमें किस्त मिल रही है कि नहीं, तो उन्होंने कहा आप लोगों की वजह से नहीं मिल रही, आप लोग जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने बजाय अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करने के उन्होंने जर्नलिस्ट पे डाल दिया कि आप लोग रिपोर्टिंग ऐसी कर रहे हैं, इतनी नेगेटिव कर रहे हैं जिसकी वजह से IMF रेडी नहीं है हमें किस्त पैसे देने के लिए, $2.2 बिलियन जो हमें मिलने हैं। कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार जो है ना सहाफ़ियों पर ही करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आज़ादी सहाफ़त की। तो ठीक, आप अपना सवाल का आपके पास राइट है कि अगर कोई आपसे सवाल करे उसका जवाब नहीं देना चाहते आप ना दें, लेकिन एक सहाफ़ी का काम तो सवाल करना है ना। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक दफ़ा फिर से बात करेंगे यूनान सानहे की, जो जितना बड़ा कश्ती का हादसा हुआ और उसके बाद बेशुमार जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान जो सुहाने मुस्तकबिल की उमंग आस लेकर बाहर जा रहे थे कि चलें कुछ ना कुछ अपने घर वालों की मदद, उनका हिस्सा बनेंगे, तो वो इस बदकिस्मत हादसे का शिकार हुए। ऐसा ही एक ख़ानदान नौशहरा विरका का है जिनका नौजवान लड़का जो है इस बदकिस्मत कश्ती में सवार था, वहाँ पर मौजूद हैं उस घर में हमारे नुमाइंदे तैयब मुआविया। तैयब, बताइएगा इस ख़ानदान के हवाले से क्या मनाजिर हैं इनके घर के और उनके क्या कहना है, इनके लड़के का नाम क्या था, कब वो रवाना हुआ, कितने पैसे इन्होंने दिए एजेंट को? जी बहुत शुक्रिया। वजाहत ऐसे है कि यूनान कश्ती हादसे में दीगर पाकिस्तानियों की तरह नौशहरा विरका के भी 22 नौजवान जो वो लापता हो चुके हैं। ये नौजवान आज से 6 माह कबल जो वो घर से सुहाने ख्वाब सजाए यूरोप की तरफ रवाना हुए थे। एजेंट माफिया ने इन्हें 6 माह कबल लिबिया पहुंचाया। लिबिया एजेंट माफिया इन्हें जलीलो ख्वार करता रहा, भूखा प्यासा इन्हें रखा, इन बच्चों को, इन नौजवानों को। इन्हीं बच्चों में से एक नौजवान का नाम जो वो हैदर भी है। मैं इस वक्त हैदर के घर में मौजूद हूँ। हैदर के घर इस वक्त जो वो कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पर पूरे का पूरा जो इलाका है, पूरी की पूरी नौशहरा विरका तहसील से यहाँ पर लोग आ रहे हैं क्योंकि ये गांव कड़ियाल कला है। इसी गांव के 10 नौजवान जो वो थे, इन्हीं में से एक हैदर था। हैदर की अगर घर की सूरत हाल दिखा सके तो इस वक्त अगर कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इनके साथ जो वो इजहार हमदर्दी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि हैदर जिस दिन का लापता है, दीगर जो कड़ियाल कलां के नौजवान हैं वो भी लापता हैं, तो एक दूसरे के साथ ये हमदर्दी करने के लिए एक दूसरे के घर जा रहे हैं। हैदर की जो वालदा है उसके ऊपर जो वो गशी के दौरे पड़ रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा। हैदर ये कहते क्या हैं? आपकी बात हुई है, इनके हुकूमत से क्या मुतालबा है? वालिद या इनके कोई भाई इस तैयब के मौजूद हों आपके आसपास? जी मेरे साथ ही इस वक्त हैदर के वालिद भी मौजूद हैं और उनकी वालदा भी मौजूद है। अगर हैदर के वालिद से आपकी बात करवाएं। अच्छा बताइएगा, हैदर के जब से लापता है आपके साथ हुकूमती मशीनरी में से हुकूमत के किसी एहलकार ने आपसे कोई बात की है, रब्ता हुआ है आपका? नहीं जी, किसी से रब्ता नहीं है हुकूमत के, किसी बंदे से क्या है आपकी? कोई भी नहीं आया इधर। मेरी अपील ये है कि मेरा बच्चा वहाँ से यूनान से वापस मंगवाया जावे, जिस तरह भी आवे। वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से ये गुजारिश है मेरी। आपने हैदर के वालिद की बात सुनी, इनका यही कहना है कि हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हमारे बच्चे जो हैदर है उसको जब वो वापस ले जाए। बिल्कुल ठीक है, ये वो तमाम लोग हैं जो कि इकट्ठे हुए हैं और शदीद गम और से निढाल हैं, सदमे की कैफियत में है। बहुत शुक्रिया आपका तैयब मुआविया, नौशहरा वर्का से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी जो नेक्स्ट खबर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो अवाम बिल्कुल जो है ना वो स्क्रीन्स के सामने बैठ जाएं, क्योंकि सुनते जाएं, शर्माते जाएं और जितना इस पे हंसा जाए, रोया जाए, ये फैसला ये हमारे बजट में हमें पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, हमें IMF से कोई किस्त तो मिल नहीं रही है, ऊपर से टैक्सेस की भरमार है जो कि हमें अदा करनी है। लेकिन इस दौरान जब ये सारी सूरत हाल है कि यहाँ से नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे सेनेट के अंदर तमाम मराकीन की मरात में इजाफा किया गया और चेयरमैन सेनेट से मैं कहती हूँ उनको कैसे नवाजा गया। ना सिर्फ मौजूदा चेयरमैन सेनेट, जो गुज़िश्ता चेयरमैन सेनेट जितने भी चेयरमैन सेनेट उनके लिए ये नवाजिशात हैं। सबसे पहले तो उनका घर जो वो रेंट आउट कर सकते थे, रेंट पे ले सकते थे, वो 1,03,000 रुपया था मंथली, अब 3 लाख तक बढ़ा दिया गया है। पहले उनके जो एक्सपेंडिचर्स के लिए जो अमाउंट रखी गई थी वो सिर्फ 5,000 थी, अब उसको बढ़ा के 50,000 रुपया 50,000 कर दिया गया। फर्नीचर अलाउंस चेयरमैन सेनेट का 1 लाख रुपया था, जिसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। ये गरीब मुल्क के अमीर जो है ना चेयरमैन सेनेट का हाल है। अच्छा, उसके अलावा 12 मुलाजमीन इनके साथ रहेंगे। उसके अलावा जब ये बाहर किसी ममालिक में जाएंगे
तो उनको जो है नायब सदर का प्रोटोकॉल उनको दिया जाएगा। अच्छा, ये उन हालात में हुआ है ये बिल जब ये इतना बड़ा हादसा पेश आया है, कौमी परचम सरनिगूं था, पूरा मुल्क सोग की कैफियत में डूबा हुआ था कि इस मुल्क के मुआशी हालात से तंग आकर हमारे नौजवान बाहर जा रहे थे डंकी लगाकर, और वो हादसे में जाँ बहक हुए हैं और ये उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। अंदाजा करें आप क्या क्या अलाउंसेस है। मसलन एक बड़ा है, ये आप अंदाजा करें कि चेयरमैन सेनेट को 12 मुलाजमीन का अमला मिलेगा, रिहाइश गाह पर सिक्योरिटी के 6 एहलकार तैनात होंगे, सफर के दौरान स्क्वाड में पुलिस, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 4 एहलकार शामिल होंगे। अच्छा, आपको पता है कि हेलीकॉप्टर कितने मुस्तहिक रिक्विजिशन, उनके प्लेन के लिए रिक्विजिशन जो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और बैरूनी मुल्क अगर जाना है तो 6 लोगों को वो लेकर जा सकते हैं। चेयरमैन सेनेट के अंदर कितनी ये सियासी जमातें बहस करती हैं, लड़ाई करती हैं, इस पर सब सियासी जमातें मुत्तफिक थी सिवाय जमात इस्लामी के। उन्होंने सेनेटर मुश्ताक साहब ने मुखालिफत की है, वरना क्या पीटीआई, क्या पीपल्स पार्टी, क्या प्लान, सब लोगों ने इस पर जो है ना इस बात से एग्री किया। खैर, ये बिल पास हो गया है, ये बिल पास हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि हीट वेव, जैसे हमने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसा पहले भी होते रहे हैं, कीमती जानें ज़ाया होती हैं और स्पेशली कराची इसकी जद में आता है। और अभी भी माहिरीन ने ये बोला है लाहौर कराची वाले ज़रा अलर्ट रहें क्योंकि वहाँ पर शदीद गर्मी होने वाली है। इसी पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब, जो कि कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगाही दीजिएगा हमारी आवाम को कि हीट वेव की वजह कितनी ये डैमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको तो बाइक लेकर बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है, बिला ज़रूरत भी घरों से बाहर निकलते रहते हैं। तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए इससे बचने के लिए? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ PNN की एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो इस तरह के आगाही प्रोग्राम जो हैं वो करते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, और मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। आप देखें ना, हम एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मैं पेशेंट एम्पावरमेंट की बात करता हूँ। आप पेशेंट्स को जितनी ज़्यादा एजुकेशन देंगे उतनी ज़्यादा उनमें वो पैनिक वाली सिचुएशन है वो कम होगी। कोई भी डिज़ीज़ हो उसमें आप अवेयरनेस दे दें, चाहे वो कोविड थी या डेंगू है या बाकी चीज़ें हैं, और जब तक अवेयरनेस नहीं होगी उस वक्त तक लोग गलत किस्म की सेल्फ मेडिकेशन और ये जो क्वैकरी है इन किस्म के हाथों में चढ़ते रहेंगे। हीट वेव्स हर साल ये इसका हमारे मुल्क में इसका खदशा होता है और होती भी है। बात ये है कि इसकी भी अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। हीट वेव्स क्या है कि ख़ास किस्म का एक टेम्परेचर जो है बॉडी का जो रहता है, अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर हो जाए तो सम टाइम्स उसमें ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको मालूम होगा कि बाज़ जगहों पे 106-107 डिग्री फ़ारेनहीट तक टेम्परेचर जाता है। और जब ये इतना टेम्परेचर बॉडी का होगा तो आप देख लें कि प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी, बाकी चीज़ें, और इतनी ख़तरनाक ये सूरत हाल होती है कि बंदा इसमें जान चली जाती है। और इससे सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों ने इस हीट वेव से अपने आप को बचाना कहते हैं। ये वर्ल्ड वाइड जो हमारी एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि हम लोग अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो नहीं करते। सबसे ज़रूरी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स है। आप अपने जब घर से बाहर निकलें इन ऐसे मौसम में तो कम से कम अपना पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखें। अपने साथ पीने का पानी किसी बोतल की शक्ल में किसी तरीके से ले जाएं और साथ साथ पानी पीते रहें। सर पे भी कोई गीला कपड़ा हाँ बिल्कुल, सर के ऊपर कोई गीला कपड़ा रख लें। जब धूप में आप जा रहे हैं कवर कर लें, अपने शोल्डर्स को कवर कर लें, गर्दन को कवर कर लें, और पानी अपने चेहरे पे मारते रहें। आप देखें हमारे यहाँ तो 5 वक्त की नमाज़ें हैं, नमाज जब पढ़ते हैं तो आप पानी सर के ऊपर भी डालते हैं, मुंह के ऊपर भी डालते हैं, हाथों पे भी डालते हैं, आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर जो है ये हमारी अपनी ड्यूटी है और अवेयरनेस है जो हम लोगों ने मीडिया के थ्रू और गवर्नमेंट ने देनी है। हमारी जो CDC है या बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट हैं या हमारी तंजीमें हैं मेडिकल की, उन्होंने लोगों को अवेयरनेस देनी है कि आपने अपने आप को इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से जो कमिंग अभी एक थ्रेट है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे अभी आने वाले वक्तों में हीट वेव्स की शक्ल में जो चांसेस हैं, तो इससे हमने अपने आप को बचाना कैसा है। सबसे पहले तो ये आप देखें कि हमारी जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बहुत कम है।
और कुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से कोई भी थ्रेट होगी वो आपको अफेक्ट करेगी। उसके लिए हमें अपनी जो बैलेंस डाइट है वो बड़ी ज़रूरी है, वो रखें। डिहाइड्रेशन ना होने दें किसी भी शक्ल में। आप देखें ना आजकल डायरिया भी ज़्यादा हो रहा है, गर्मी की वजह से लोग पानी बाहर का पीते हैं और उससे डायरिया के केसेस हमारे यहाँ काफ़ी आने शुरू हो गए हैं। और हम देख रहे हैं कि वायरल डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर भी है, सर्दी लगती है, बुखार होता है, सर दर्द होता है, शदीद किस्म की कमज़ोरी जो वो आजकल केसेस जो है हमारे पास आ रहे हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए मैं समझता हूँ कि अपने प्रिवेंटिव मेजर जो हैं वो ख़ास तौर देखिए पाकिस्तान में जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं इतनी ज़्यादा हैं कि जो बाहर के ममालिक में तो तकरीबन नापेद है, ख़त्म हो चुकी हैं। टाइफाइड बाहर के मुल्कों में नहीं है, ठीक है ना। इस तरह की जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हैं वो भी कम है और टीबी शीबी का नामो निशान नहीं है। तो हमारे यहाँ अभी ये चीज़ें मौजूद हैं और ऐसी बीमारियाँ जिनसे हम अपने आप को, अपने लोगों को बचा सकते हैं। Absolutely. उनको भी नहीं हम बचा रहे। तो बाकी तो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट अटैक है या शुगर है या इस तरह की जो प्रॉब्लम है ना, ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं और इन बीमारियों का बर्डन तो उससे भी ज़्यादा है। तो मकसद ये है कि हम लोगों की ये ज़रूरत बन गई है, हमें चाहिए, हमारी जो कंसर्न जो लोग हैं कि लोगों को इसके बारे में बताएं कि अपनी कम से कम इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं उनको तो कम से कम बचाएं। साफ़ पानी पिएं, बिल्कुल साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। बाहर से गंदी चीज़ें, मक्खी मच्छर, ये चीज़ें जगह ना वेक्टर्स है ना, ये सारे मक्खी जो है, मच्छर है, ये वेक्टर है, इनको ख़त्म करने की कोशिश करें। ऐसी जगह पानी ना खड़ा होने दें जिधर मच्छर जो है वो ब्रीड करते हैं। और बाहर ओपन आप कटे जो फल हैं वो ना इस्तेमाल करें बाहर से। होटलों में इंतज़ामी सेहत की जो तदाबीर हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे, कवानीन बनाए कि इस तरह। अच्छा सर, लास्टली ये बता दीजिएगा कि ये इफेक्ट ज़्यादा इससे कौन होते हैं? नौजवान ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं या बुजुर्ग अफराद? इस बारे में अच्छा, ये हीट वेव की बात आप कर रहे हैं। जी। हीट वेव जो है ज़्यादातर बच्चों में और ओल्ड एज लोगों में जो है ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा, जिनमें कुव्वत मुदाफ़त कम है। जिनमें कुव्वत मुदाफ़त कम है। एक तो वो लोग हैं, दूसरे कोई भी बीमार शख्स है जिसमें ऑलरेडी डायरिया है, जिसमें टीबी का मर्ज़ है, जो शुगर के पेशेंट हैं, 60 साल की ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, अगर वो बाहर जाते हैं तो वो उसमें कुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से उनके बॉडी के अंदर पानी की कमी की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, हम इसके ऊपर केयर भी नहीं करते। इनकी वजह से जो है ना ये वल्नरेबल है। ठीक है, बुजुर्गों और बच्चों को एहतियात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, हीट वेव से बचने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हैं हम सबको अपनानी चाहिए और हमें इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।